हाँ चैप्टर 12 चले। हाँ सारे बच्चे सुबह शाम दोनों बैच में आएंगे। आ रहे हैं ना। हाँ सुबह और शाम दोनों। कुछ बच्चे नहीं आ पाते हैं तो रिकॉर्डिंग। चलिए तो चैप्टर नंबर 12 क्या नाम है? किरण। किरण तो हो गया था। तरंग प्रकाशिकी शुरू करना था। तरंग प्रकाशिकी लास्ट क्लास में बस थोड़ी सी बात की हुई थी। चैप्टर का हेडिंग तो डलवा दिया था आपको, है ना? तो आज क्या डेट है? 31। हाँ भाई चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर में काफी कुछ है, शुरू में कुछ भी डिलीट नहीं किया। लास्ट का एक बड़ा सा टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वो इस साल डिलीट किया है, ध्रुवण। तो चैप्टर नंबर 12 तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, है ना? तरंग प्रकाशिकी। ओके इसमें सबसे पहला हेडिंग शुरू करें। कला कौन पाई? कला कौन पाई? कला कौन को फेज एंगल भी कहते हैं। कला कौन कहें या फेज एंगल कहें? कला कौन, फेज एंगल। तो 11th क्लास में जो तरंग चैप्टर होता है, तरंग चैप्टर में भी ये कला कौन वाली बात आती है। ये कला कौन क्या होता है? तो आपको शायद 11th क्लास का y बराबर a साइन ओमेगा टी वाला कोई समीकरण याद हो तो, जिस तरह से प्रत्यावर्ती धारा ज्यावक्रीय रूप से बदलती है, जिस तरह से प्रत्यावर्ती धारा ज्यावक्रीय रूप से बदलती है, हम भी जानते हैं किसी माध्यम में कोई तरंग जब संचरित होती है तो तरंग इस तरह से ज्यावक्रीय रूप से संचरित होती है, ज्यावक्रीय रूप से। कुछ तरंगे तो हम आंखों से देख पाते हैं, जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, किसी डोरी में उत्पन्न तरंगे, ये हम हमारी आंखों से देख भी पाते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं देख पाते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हम देख नहीं पाते। ध्वनि में तरंग नहीं होती है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग, है ना? तो तरंगे बहुत सारी होती है। मुख्य रूप से तरंगों को दो भागों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से तरंगों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है यांत्रिक तरंगे, जिनको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, जैसे ध्वनि में उत्पन्न तरंगे, डोरी में उत्पन्न तरंगे, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, किसी ठोस में रगड़ के कारण उत्पन्न तरंगे, माध्यम की जरूरत होती है। कुछ तरंगे होती है जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो तरंगे दो ही प्रकार की होती है, एक तो यांत्रिक और एक विद्युत चुंबकीय। यांत्रिक को कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, विद्युत चुंबकीय को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तरंगों में ये जो भौतिक राशि आपको दिखती है ओमेगा टी, इसे कहते हैं कला कोण। कला कोण वास्तव में आप जानते हैं जिस तरह से x इक्वल टू वी टी है ना, वेग और समय का गुणनफल विस्थापन, तो ये विस्थापन कहलाता है वास्तव में रेखीय विस्थापन। उसी तरह से कोणीय चाल गुणा समय होता है कोण। कोण इसे कहते हैं कोणीय विस्थापन, और इसी कोणीय विस्थापन को फेज भी कह देते, कला कोण भी कह देते। ये कला कोण क्या बताता है? ये कला कोण हमें किसी समय कंपन कर रहे माध्यम के कण की स्थिति एवं गति की दिशा को बताता है। स्थिति एवं गति की दिशा, अगर कहीं तरंग संचरित हो रही है किसी दिशा में तरंग ऊर्जा जा रही है, तो माध्यम के कण क्या करते हैं? अपनी माध्य स्थिति की दोनों ओर दोलन करने लगते हैं। जैसे आपने जल की सतह पर लकड़ी का एक गुटका रख दिया, मान लो ये जल की सतह है, यहाँ पर लकड़ी का एक गुटका आपने रख दिया और उसका कुछ भाग जल में डूबा हुआ है, कुछ भाग आपको बाहर दिखाई भी दे रहा है, और आपने यहाँ पर जल को थपथपाना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे जल में तरंगे उत्पन्न हो जाएगी। और इस लकड़ी के गुटके का क्या होगा? ये कहीं बहकर नहीं जाएगा, ये अपनी माध्य स्थिति के ऊपर ऊपर और नीचे दोलन करना शुरू कर देगा।
क्यों भाई, लकड़ी का गुटका दोलन क्यों कर रहा है? क्योंकि जल के कण दोलन कर रहे हैं, और जल के कण ही लकड़ी के गुटके को भी क्या करा रहे हैं, दोलन करा रहे हैं। तो इस तरह से जब भी माध्यम में तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण क्या करते हैं, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करने लग जाते हैं। तो दोलन में गति की दिशा बदलती है ना, ये माध्य स्थिति है। कभी कण ऊपर जाता है, दिशा ऊपर की तरफ है, फिर लौटकर नीचे आता है, दिशा नीचे की तरफ है, वापस यू टर्न लेता है, ऊपर जाता है, और ऐसा चलता ही रहता है। तो मैं कला कोण के बारे में आपको एक बार और बता रहा हूं कि कला कोण तरंग गति में क्या बताता है। कला कोण तरंग गति में क्या बताता है, तो किसी समय कंपन कर रहे माध्यम के कण की स्थिति तथा गति की दिशा। स्थिति तथा गति की दिशा, स्थिति मतलब माध्य स्थिति से कण कितना ऊपर है या माध्य स्थिति से कण कितना नीचे है, प्लस गति की दिशा, ऊपर की ओर है मतलब धनात्मक है, नीचे की ओर है मतलब ऋणात्मक है, क्या है वो बताता। तो लिखिए परिभाषा, लिखिए तरंग गति में कला कोण, तरंग गति में कला कोण कंपन कर रहे माध्यम के कण की, कंपन कर रहे माध्यम के कण की स्थिति तथा कंपन कर रहे माध्यम के कण की स्थिति तथा गति की दिशा को, स्थिति तथा गति की दिशा को बताता है, स्थिति तथा गति की दिशा को बताता है। हाँ भाई, डन हो गया, स्थिति तथा गति की दिशा को बताता है। तो अगर जैसे ओमेगा टी बराबर 5, अगर कला कोण का मान 0 है तो इसका मतलब कंपन कर रहा कण अपनी बाध्य स्थिति पर है। अगर ओमेगा टी 5 बराबर π/2 है तो इसका मतलब माध्यम का कण अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है, धनात्मक। अगर ओमेगा टी 5 बराबर π है तो माध्यम का कण वापस अपनी माध्य स्थिति पर आ गया, समझ लो। अगर ओमेगा टी 5 बराबर 3π/2 है, इसका मतलब माध्यम का कण ऋणात्मक दिशा में अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है। एक और बताता हूं, अगर ओमेगा टी बराबर 2π हो गया, इसका मतलब माध्यम का कण वापस अपनी माध्य स्थिति में आ गया। तो ये 5 बिंदु जो बताए हैं ना, ये कुछ ऐसे हैं। किसी तरंग गति में ये एक यूनिट होती है, तरंग की एक इकाई होती है। ये 5 0 है, यहाँ पर 5 π/2 है, यहाँ पर 5 π है, इस बिंदु के संगत 5 3π/2 है, इस बिंदु के संगत पाई 2π है। तो 2π तक, 0 से लेकर 2π तक 5 बदल रहा है। जब माध्यम का कण ऊपर जा रहा था तो ऊपर थी दिशा, फिर नीचे हो गई दिशा, फिर यू टर्न लेता है। तो इस तरह से कला कोण, ये तो कुछ विशेष कला कोण है। इन दो के बीच में अनंत कला कोण हो सकते हैं, यहाँ पर है ना, यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर अनंत कला कोण हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर, समझ गए। तो ये तो मैंने कुछ विशेष कला कोण आपको दिखाए हैं। तो तरंग गति में कला कोण क्या बताता है, दो बातें याद रह जाएगी। कंपन कर रहे माध्यम के कण की स्थिति, स्थिति को अंडरलाइन कर देना, स्थिति तथा गति की दिशा, स्थिति तथा गति की दिशा को बताता है। ठीक है, तो स्थिति और गति की दिशा को बताता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, तरंगाग्र। तरंगाग्र इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। तरंग प्लस अग्र, यही होगा तरंगाग्र, तरंग प्लस अग्र। तो तरंग के सबसे आगे का भाग जो होता है, और इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। तो तरंगाग्र क्या होता है,
तो कला कौन समझना जरूरी था, कला कौन समझ लेते हैं तो तरंगाग्र समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गोला बनाता हूँ, आपको नहीं बनाना है, एक गोला बनाया, इस गोले के ठीक केंद्र पर मैंने एक छोटा सा एस प्रकाश स्रोत मान लिया, बिंदुवत प्रकाश स्रोत। माध्यम में प्रकाश की चाल सब जानते हैं, मतलब वायु में या निर्वात में, माध्यम में नहीं, है ना। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु में और निर्वात में ये चाल होती है। तो जैसी प्रकाश स्रोत को हमने ऑन किया, प्रकाश स्रोत एस चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न करेगा, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत इस दिशा में भी प्रकाश किरणें फैलाएगा, इधर भी, इधर भी, सभी दिशाओं में, है ना। तो सभी किरणें क्या होती है, तरंगे, और तरंगों में क्या होती है, लैम्डा, तरंग दैर्ध्य। तो मान लेते हैं यहां से ये इस तरह से तरंगे पहुंचेगी, यहां पर भी आप दिखाएंगे तो इस तरह से तरंगे पहुंचेगी, सही बात है। तो यहाँ लूप जो बन रहे हैं उन पर फोकस करें, कितने लूप बन रहे हैं, 2 ही बनाए इधर, तो बराबर लूप बना देता हूं क्योंकि गोले की त्रिज्या सभी तरफ बराबर होगी। तो यहाँ ध्यान दें कितने कितने लूप पूरे पूरे बन रहे हैं, उस पर ध्यान देता कि आपको कला समझ में आ जाए, तरंगाग्र समझ में आ जाए। तो चैप्टर की शुरुआत महत्वपूर्ण है। देखो कितनी यूनिट पूरी हो रही है, 1, 2 और ये 2.5 आती है ना, यहाँ पर ये 1, फिर ये 2 और फिर ये आधी, समझ रहे। इसी तरह से हर दिशा में आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, 1, फिर ये 2 और फिर ये आधी। यहाँ पर भी 1, 2 और ये आधी। तो इसका मतलब ये जो सतह है, गोलीय सतह, इस गोलीय सतह के किसी भी बिंदु पर जो प्रकाश की तरंगे पहुंचेगी, जो प्रकाश की किरणें पहुंचेगी, एक ही बात है तरंगे बोले या किरणें, तो जो प्रकाश की किरणें तरंगे यहाँ पहुंचेगी वो सब किसमें है, वो सब किसमें है, वो सब किसमें है, समान कला में। कला कौन समान होगा, कला कौन समान होगा, है ना। यहां से यहां तक कला कौन हो जाता है 2 पाई, फिर यहां से यहां तक कला कौन हो जाता है 4 पाई, फिर यहां से यहां तक 5 पाई। समझ गए, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है समय के साथ। जिस तरह से x बराबर vt में समय के साथ x बढ़ता रहता है, उसी तरह से फाई बराबर ओमेगा टी में समय के साथ ओमेगा बढ़ता रहता है। ये ओमेगा नहीं है, ये है फाई, तो समय के साथ फाई बढ़ता रहता है। फाई क्या है, कला का। अगर ऐसा कोई पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है ये, अगर ऐसा कोई पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर तरंगे समान कला में हो, तो उस पृष्ठ को क्या कहते हैं, तरंगाग्र। एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो तरंगाग्र पर आईएमपी भी लगाएं, और अब परिभाषा लिखवाने जा रहा हूं। तो इस चैप्टर की शुरुआत बड़ी धीरे करनी होती है, समझकर। आगे चैप्टर अपने आप देखेंगे फास्ट हो जाएगा, जैसे प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, इस तरह से। तो शुरुआत समझने की है। एक तो कला कौन, दिमाग में बैठा लेना, तरंग बन जानी चाहिए दिमाग में, और तरंगाग्र। अब तरंगाग्र की परिभाषा, क्योंकि कला कौन के अंदर तरंगाग्र मिलेगा। लिखिए, समान कला में कंपन कर रहे समान कला में कंपन कर रहे कणों का समुच्चय, समान कला में कंपन कर रहे कणों का समुच्चय तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो ये तो प्रकाश के आधार पर मैंने बताया, आप सब भी जानते हैं। अगर किसी तालाब में, किसी झील में बिल्कुल शांत जल है, जल में कोई लहरें, कोई तरंगे, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, बिल्कुल शांत जल है, इस पर पत्थर गिराया, वहां से तरंगे उत्पन्न हो जाती है चारों तरफ। और किसी समय टी पर, किसी समय टी पर जिस बिंदु पर पत्थर गिराया, उससे
r बराबर vt दूरी तक तरंग पहुंचती है। यहाँ v क्या है, तरंग की चाल, जल में किसी चाल से चल रही होती है, तो t समय में v चाल से कितनी दूरी, v इंटू टी दूरी तय कर लेती है तरंग। अब जहां पत्थर गिराया उसको केंद्र मानकर इस vt त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ आप देख लें। उस वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर, उस वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, पहुंचने वाली तरंगे किसमें होगी, समान कला में होंगी। उतार चढ़ाव जो आते हैं ना, अगर उतार चढ़ाव में से यहाँ कुछ चढ़ाव आ रहा है तो सभी बिंदुओं पर क्या आएगा, चढ़ाव ही आएगा। अगर उतार आ रहा है तो उतार ही आएगा, है ना। तो इस तरह से समान कला, जल का उदाहरण देकर भी बताया, प्रकाश तरंगों का उदाहरण देकर भी बताया, ध्वनि तरंग हो तो उसमें भी होता है। अगर ऐसे बिंदुओं का समुच्चय ले लिया, ऐसे कणों का समुच्चय ले लिया जो सब किसमें है, समान कला में, तो उन सभी कणों का समुच्चय ही क्या है, तरंगाग्र। एक पृष्ठ बहुत सारे कणों से, बिंदुओं से बनता है। ओके, इसकी एक और परिभाषा होती है कि ऐसा पृष्ठ जिस पर पहुंचने वाली तरंगे समान कला में। लिखिए, अथवा करके एक और लिख लें, लिख लिए, लिखिए, तरंग गति में ऐसा पृष्ठ, तरंग, एक और परिभाषा लिखवा रहे हैं तरंगाग्र की, है ना। तरंग गति में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, तरंग गति में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर पहुंचने वाली, जिसके प्रत्येक बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगे समान कला में हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगे समान कला में हो, कॉमा, तरंगाग्र कहलाता है, कॉमा, तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। चलिए अब आगे की बात। एक वैज्ञानिक था, नाम है हाइगेन। तो हाइगेन ने तरंगाग्र सिद्धांत दिया था। तो इस चैप्टर में बड़ा महत्व है हाइगेन के तरंगाग्र सिद्धांत का। और ये सिद्धांत कुछ ऐसा है कि आपको दो भागों में है वैसे ये, तो 80% बात तो इजी समझ में आ जाती है। बाकी की जो 20% बात है वो जब नियम पढ़ते हैं ना, हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत पढ़ते हैं, तब समझ में नहीं आती। लेकिन इस चैप्टर में आगे कुछ टॉपिक है वो वहां समझ में आती है। खैर 80% बात जब समझ में आ जाती है तो आपको बुरा तो नहीं लगता है, लेकिन 20% बात बाद में समझ में आती है, तब आपको पूरी बात अच्छे से हजम हो जाती है। तो तीसरा हेडिंग आज का लिखना है, लिखिए, हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत। इसे हाइगेन का सिद्धांत भी कह सकते हैं या हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत, हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत। तो देखो किस तरह से कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। कला कौन समझते हैं तो तरंगाग्र ज्यादा समझ में आता है। तरंगाग्र समझ लेंगे तो हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो हाइगेन ने क्या बताया था, तो हाइगेन की बातें सुन ले पहले फिर लिखेंगे। हाइगेन ने कहा था कि प्रकाश जो है, अब प्रकाश की बात करता है हाइगेन, प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में संचरित होता है, प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में संचरित होता है, और किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश की चाल से सभी दिशाओं में संचित होती है। चित्र से भी बात करेंगे। जैसे अभी मैंने दिखाया भी था आपको कि एक गोला बनाया था, गोला ही बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर तो आपको मार्कर बोर्ड पर तो वृत्त दिखता है, लेकिन गोला आप समझ सकते हैं त्रिविमी है, पृथ्वी की तरह। और उसके केंद्र पर अगर प्रकाश स्रोत हो और प्रकाश स्रोत को किसी समय t बराबर 0 पर ऑन कर दें, तो t समय के बाद r बराबर ct दूरी तक प्रकाश पहुंच जाएगा।
t बराबर 0 पर इस बल्ब को, इस छोटे से बिंदु प्रकाश स्रोत को ऑन कर दिया, तो t समय में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा? 4 इंटू समय ct। तो r त्रिज्या का एक गोला बना दो, तो प्रकाश ct दूरी तय कर चुका होगा। तो इस s को केंद्र मानकर, ct को त्रिज्या मानकर एक बहुत बड़ा गोला बना दें। उस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तरंगे किसमें हैं? समान कला में। तो ये गोलीय पृष्ठ क्या है? तरंगाग्र है। तो लिखिए, हाइगेन के अनुसार, हाइगेन के अनुसार प्रकाश, हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में संचरित होता है। हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में संचरित होता है, मतलब तरंगाग्रों के रूप में आगे बढ़ता है, संचरित होता है। तथा किसी समय, तथा किसी समय तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तथा किसी समय तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु सभी दिशाओं में, तथा तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। जो प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती है, जो प्रकाश की चाल से संचरित होती है, ऐसा लिखना, जो प्रकाश की चाल से संचरित होती है। 35, जो प्रकाश की चाल से संचरित होती है। 35। तो इसमें दो बातें हुई। पहली बात, प्रकाश किरणों की बात की थी, प्रकाश तरंगों की, कि हाइगेन के अनुसार प्रकाश किसकी तरह आगे बढ़ता है? तरंगाग्रों के रूप में आगे बढ़ता है। जैसे मैंने कहा ना, किसी समय t पर ct त्रिज्या का गोला क्या है? गोलीय तरंगाग्र। समय के साथ ये त्रिज्या बढ़ती जाएगी, समय के साथ ये त्रिज्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और क्या बड़ा होता जाएगा? तरंगाग्र बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से प्रकाश किस रूप में संचरित हो रहा है? आगे बढ़ रहा है तरंगाग्रों के रूप, तरंगाग्रों के रूप। एक्चुअल में सूर्य से हम तक जो तरंगाग्र पहुंचता है वो तरंगाग्र का छोटा सा भाग है। मान लो ये सन है, तो सन से सभी दिशाओं में प्रकाश निकल रहा है ना। मान लो ये यहाँ पर पृथ्वी है, अर्थ ई, तो सूर्य से आने वाले तरंगाग्र का छोटा सा भाग पृथ्वी से टकराता है, और तरंगाग्र से प्रकाश किरणें सदैव क्या होती है? लंबवत होती है। किसी भी तरंगाग्र पर प्रकाश की किरणें हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। ओके, तो हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में संचरित होता है। याद हो जाना चाहिए, हो गया होगा। हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में संचरित होता है। और उसके बाद एक और बात, किसी समय, जैसे ये टी है ना, इस समय ये जो तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, ये एक और बात है जो आपको आगे ज्यादा समझ में आएगी। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है सभी दिशाओं। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। किसके संदर्भ में बताया था? प्रकाश के संदर्भ, प्रकाश के संदर्भ में। तो जो स्रोत है उससे तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं और उत्सर्जित करता रहता है। हाँ, द्वितीयक तरंगिकाएं और उत्सर्जित करता रहता है। तो ये हाइगेन ने जो बताया था, ये बात आपको एक टॉपिक है आगे, वो समझ में आएगी। किसकी बात? इन द्वितीयक तरंगिकाओं की बात
आपको एक टॉपिक में और क्लियर होगी कि हाँ द्वितीयक तरंगिकाएं किस तरह से होती भी है कि नहीं होती है और किस तरह से होती है। चलिए लिखिए तरंगाग्रों के प्रकार, एक और टॉपिक कर लेते हैं, तरंगाग्रों के प्रकार। तो ये अंतिम टॉपिक होगा आज की क्लास का, है कुछ 5 से 10 मिनट, है ना। तो तरंगाग्रों के प्रकार, तो सबसे पहले क्या बात की आज हमने, पहला हेडिंग याद है ना, कला कोण फाई। तो कला कोण क्या बताता है, तो तरंग गति में कला कोण कंपन कर रहे माध्यम के कण की स्थिति और गति की दिशा को बताता है। फिर हमने बात की थी किसकी, तरंगाग्र। तो तरंगाग्र क्या होता है, तरंग गति में वह पृष्ठ जिस पर पहुंचने वाली सभी तरंगें समान कला में हो, और एक बताया था समान कला में कंपन कर रहे कणों का समुच्चय भी क्या है, तरंगाग्र है। एक ही बात है। फिर हमने हाइगेन के तरंगाग्र सिद्धांत की बात की थी। हाँ भाई, कोई घर से म्यूटेड नहीं है, टेक्नो, चलो भैया म्यूटेड है ना। हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत, इसमें दो बातें हैं, इसको दो टुकड़ों में याद करते हैं कि पहली बात प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में संचरित होता है। उसके बाद हमने कहा किसी समय तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है और वो प्रकाश की चाल से आगे संचरित होती रहती है। ओके, तो हाइगेन की बात को आप डिटेल में समझेंगे आगे भी। अभी आपको हेडिंग क्या लिखवाया है, तरंगाग्रों के प्रकार। उसमें पहला बिंदु लिखिए गोलीय तरंगाग्र। हाँ, तरंगाग्रों के प्रकार में 3 हेडिंग होंगे, गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। लिखिए लिखिए, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो उत्सर्जित तरंगाग्र, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो उत्सर्जित तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है। उत्सर्जित तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक गोला बना दिया, बीचों बीच क्या दिखाया, एस, और इस तरह से प्रकाश के संचरण की दिशा को ये एरो दिखा रहे हैं यहां पर, है ना। सभी दिशाओं में अब 3 ही दिखा रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे 3 लूप। 3 लूप का मतलब एक सही 1/2 तरंगे, तो ये बताना। और तरंग संचरण की दिशा हमेशा क्या होती है, तरंगाग्र के लंबवत। तरंग के संचरण की दिशा को एरो बता रहे हैं, एरो पॉइंटर, और ये है गोलीय तरंगाग्र। तो ये जो तरंगाग्र है ये गोलीय तरंगाग्र, कारण प्रकाश स्रोत बिंदुवत है। अगर प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो क्या होगा, उसकी बात करते हैं सेकंड नंबर पर। तो चित्र बना ले में, फिर सेकंड नंबर पर लिखे बेलनाकार तरंगाग्र। तो गोलीय तरंगाग्र के बाद बेलनाकार तरंगाग्र। बिंदुवत प्रकाश स्रोत, सूर्य भी एक तारा है, तो समस्त तारे हो गए कुछ ना, लिखना नहीं है। ओके, बेलनाकार तरंगाग्र, इसमें लिखिए यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो इससे उत्पन्न तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होता है। इससे उत्पन्न तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होता है।
अब देखिए आपको बेलनाकार तरंगाग्र दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बीचों बीच अक्ष है, ये अक्ष क्या है? मान लो पतला सा तांबे का तार है और उसमें खूब धारा प्रवाहित की, इतनी धारा प्रवाहित की कि वो लाल हो गया। जैसे हीटर का वायर होता है ना, तो आपने एक पतला सा लंबा तार ले लिया सीधा और उसमें इतनी धारा प्रवाहित की कि ऊष्मा के कारण वो रेडिश हो गया है। गर्म होकर लाल हो जाते हैं धातु की तरह, अगर ज्यादा धारा प्रवाहित कर दे। और वो फिर किसका व्यवहार, किसकी तरह व्यवहार करेगा? रेखीय प्रकाश स्रोत की तरह। और उससे जो प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में संचरित होगी। तो किसी समय टी पर सीटी त्रिज्या का एक बेलन मान लो, सीटी त्रिज्या का, यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या क्या कह रहा हूं मैं? सीटी। तो सीटी त्रिज्या का एक बेलन मान लिया। तो यहां से जो प्रकाश की तरंगे पहुंची है वो यहां तक पहुंची है, उसका कलाकोण देख लें। यहां से जो तरंग पहुंची वो यहां पर पहुंची, इसका कलाकोण देख लें। विपरीत दिशा में भी देख लें। तो इस तरह से जो तरंगे पहुंच रही है वो तरंगे समान कला में पहुंच रही है, समान कला में। और समान कला में कंपन कर रहे कणों का समुच्चय या ऐसा पृष्ठ जिस पर पहुंचने वाली तरंगे कैसी हो? समान कला में हो। तो वो पृष्ठ क्या होता है? तरंगाग्र। इस बार तरंगाग्र कैसा है? बेलनाकार, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो तरंगाग्र कैसा हो जाता है? बेलनाकार। जबकि प्रकाश स्रोत कहाँ है? उस बेलन की अक्ष पर, है ना। तो डायग्राम बनाइए। रेखीय प्रकाश स्रोत, रेखीय प्रकाश स्रोत, और बेलनाकार तो है ही तरंगाग्र। तो 2 मिनट और है और 2 मिनट का ही काम हमारा रिमेनिंग है, शेष है। तीसरा हेडिंग आपको लिखना है डायग्राम बनाकर, समतल तरंगाग्र। तो 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तरंगाग्र के जो प्रकार है ना, गोलीय अगर बिंदुवत हो तो प्रकाश स्रोत, रेखीय बेलनाकार तरंगाग्र कब? जब प्रकाश स्रोत रेखीय हो। समतल तरंगाग्र कब होगा? समतल तरंगाग्र। तो 2 प्रकार के प्रकाश स्रोत होते हैं, या तो बेलनाकार, सॉरी, या तो बिंदुवत या फिर रेखीय। हाँ भाई, तीसरा पढ़ाएं, तीसरा बता दें समतल तरंगाग्र क्या होता है। तो आप सब जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनना ना, बहुत बड़े गोले का छोटा सा भाग, बहुत बड़े गोले का छोटा सा भाग हम कैसा मान लेते हैं? लगभग समतल। इसी तरह से बहुत बड़े बेलन का छोटा सा भाग हम कैसा मान लेते हैं? समतल। तो अगर गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र बहुत बड़ा हो और उस बहुत बड़े तरंगाग्र का छोटा सा भाग देखा जा रहा है तो वो लगभग कैसा हो जाता है? समतल। जैसे पृथ्वी से गोलीय तरंगाग्र टकराता है, सूर्य से कैसे तरंगाग्र आ रहे हैं हमारी ओर? गोलीय। लेकिन सूर्य से निकलने वाले तरंगाग्र के बहुत बड़े भाग का, सॉरी, सूर्य से आने वाले बहुत बड़े तरंगाग्र का छोटा सा भाग पृथ्वी से टकराता है और हमें कैसा तरंगाग्र मिलता है? लगभग, हमें लगभग समतल तरंगाग्र मिलता है, लगभग समतल। क्योंकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी ज्यादा है तो जो तरंगाग्र बनता है वो बहुत बड़ा बनता है और बहुत बड़े तरंगाग्र का छोटा सा भाग हमें कैसा दिखता है? समतल। अभी दिखा रहा था मैं, जैसे ये सूर्य है, सूर्य से बहुत बड़े बड़े तरंगाग्र निकल रहे हैं। मान लो ये तरंगाग्र इधर जा रहा है ना, मैंने पीछे वाला नहीं बनाया इस तरफ। तो इसका एक छोटा सा भाग आप देख लें, तो उस छोटे से भाग को हम लगभग कैसा मानते हैं? समतल। तो लिखिए, यदि बिंदुवत अथवा रेखीय प्रकाश स्रोत बहुत दूरी पर हो तो, यदि बिंदुवत अथवा रेखीय प्रकाश स्रोत बहुत दूरी पर हो तो, बहुत दूरी पर हो तो, भाई सूर्य दूर ही है हमसे और तारे तो और भी दूर हैं। तो इन सूर्य और तारों से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। तो वो एक दूसरे के समांतर क्यों होती है?
क्योंकि वो तरंगाग्र लगभग कैसा है हमारे लिए, समतल। और तरंगाग्र पर प्रकाश की किरणें कैसी होती है, सदैव लंबवत, सदैव लंबवत, तो एक दूसरे के समांतर हो जाती है। हाँ, तो क्या लिखा, आधे से ज्यादा तो लिख दिया। यदि बिंदुवत तथा रेखीय प्रकाश स्रोत बहुत दूरी पर हो तो इनसे प्राप्त तरंगाग्र का छोटा भाग, इनसे प्राप्त तरंगाग्र का छोटा भाग समतल तरंगाग्र कहलाता है। इनसे प्राप्त तरंगाग्र का छोटा भाग समतल तरंगाग्र कहलाता है। उसके बाद ये डायग्राम बना ले में, छोटा भाग समतल तरंगाग्र कहलाता है। इस तरह से दिखा देंगे इसको, ये सब 90 डिग्री है। तो ये तो एरो तो है प्रकाश के किरणों की दिशा, तो प्रकाश किस दिशा में जा रहा है, और ये जो है ये है समतल तरंगाग्र। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत बड़ी आसान है, थ्योरेटिकल है। हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत समझ लो, आपने लिखा है और उसको पढ़ लेना, और टॉपिक जब आगे आएगा तो ये आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा कि तरंगाग्र ने, हाइगेन ने क्या बताया था। कला कौन पढ़ लेना, तरंगाग्र पढ़ लेना, तरंगाग्र के प्रकार पढ़ लेना, ये तीनों तो याद कर लेना। और हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत याद तो मत करना, पढ़ जरूर लेना, समझ लोगे उसके बाद याद करोगे, ठीक है ना। तो शाम को मतलब 4 बजे मिलते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, सुबह भी और शाम को भी, ठीक है ना। थैंक यू।